नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को अभी स्थगित किया जाए। सरकार का कहना है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला ये बड़ा अभियान राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों यानी लोकल बॉडी इलेक्शंस के ठीक साथ पड़ रहा है। केरल सरकार ने कहा कि एसआईआर एक बहुत बड़ा और थकाऊ अभ्यास है। इसमें 1,76,000 सरकारी कर्मचारियों, 68,000 पुलिस व सुरक्षा कर्मियों और 25,668 अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े पैमाने पर स्टाफ हटाने से सरकार का रोजमर्रा का काम ठप पड़ सकता है। इसलिए एसआईआर और स्थानीय चुनाव एक साथ कराना लगभग असंभव है। सरकार ने यह भी कहा कि एसआईआर के संवैधानिकता से सहमत नहीं है वो, और उसका मानना है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस याचिका में मुख्य मुद्दा एसआईआर का समय यानी टाइमिंग है, उसकी वैधता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया फिलहाल रोकनी चाहिए या नहीं। एआईसीसी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आज एक अहम बैठक कर रही है। इस बैठक में पार्टी उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारियों और कामकाज की समीक्षा करेगी, जहां मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है। बैठक के लिए कांग्रेस ने एआईसीसी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दलों के नेताओं को बुलाया है। यह कदम तब उठाया गया है जब बिहार में हाल ही में हुए एसआईआर को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर समीक्षा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जेडीयू ने चुनाव में 25 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जेडीयू ने बिहार में 85 सीटें जीती। इसके बाद से यह सवाल उठ रहा था कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे। मंगलवार को पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने अपने इस बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं उस बात पर बिल्कुल कायम हूं, अगर नीतीश कुमार की सरकार ने ये वोट नहीं खरीदे हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उन्हें काउंटर किया, जब आपने ये बयान दिया था तब ये शर्तें क्यों नहीं बताई थी। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं किस पद पर हूं कि इस्तीफा दे दूं। ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे। मैंने राजनीति छोड़ रखी है, राजनीति कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कहा कि बिहार के लोगों की बात उठाना छोड़ देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दल को सिर्फ 3.5% वोट मिला उसमें इतने प्रेस के साथी आए, ये बड़ी बात। बिहार में हमने ईमानदार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं हार की जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं। हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। व्यवस्था परिवर्तन की बात छोड़िए, हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में हमारी भूमिका जरूर बनी है। हमारी कोशिशों में, हमारी सोच में, समझाने में कमी रही होगी, जिसके कारण जनता ने हमें नहीं चुना। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोग सामूहिक तौर पर हारे हैं, अब हम आगे रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो जीत कर आए उन्हें बधाई, अब नीतीश जी और पूरे एनडीए पर जवाबदेही है। अब रोजी रोजगार और सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। सबकी आशाओं और सपनों पर खड़ा नहीं उतरने का सारा दोष मेरा है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। आज से 2 दिन बाद भीतहरवा आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास रखूंगा। मैं प्रायश्चित के तौर पर 1 दिन का उपवास रखूंगा। पार्टी के अन्य लोग भी चाहे तो सभी लोग जहां हैं वहीं से सामूहिक उपवास करेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी, लेकिन हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी ट्रस्टी, डॉक्टरों व अन्य लोगों के ठिकानों पर आज सुबह बड़ी छापेमारी की है। ये कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है जिसमें कुछ दिन पहले इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कम से कम 3 डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा होने के आरोप सामने आए। रेड फोर्ट आईईडी ब्लास्ट केस से कड़ी जुड़ी ये कार्रवाई इसलिए अहम है क्योंकि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आईईडी धमाके के दौरान इस्तेमाल गाड़ी का ड्राइवर उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता था। आज सुबह 5 बजे ईडी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। एजेंसी के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई फाइनेंशियल अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट मामले में एक और प्रमुख साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। इस हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसे एक कार के जरिए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल करके किया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड का रहने वाला आरोपी दानिश
इस आतंकवादी हमले की योजना बनाने में मुख्य आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी के साथ सक्रिय रूप से शामिल था। डॉक्टर उमर उन नबी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर था, जिसकी पहचान फॉरेंसिक जांच में विस्फोट में मारे गए आत्मघाती हमलावर के रूप में हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का खुलकर समर्थन किया। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर बहन के पक्ष में अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ जयचंद घर में ही गड़बड़ी कर रहे हैं और परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि उनके माता पिता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर मानसिक या शारीरिक दबाव डाले जाने की बातें कही जा रही हैं। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये सिर्फ परिवार पर हमला नहीं बल्कि आरजेडी की आत्मा पर चोट है। उन्होंने पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से इस मामले की तुरंत, निष्पक्ष और सख्त जांच की मांग की। तेज प्रताप का कहना है कि अगर माता पिता पर दबाव डाला जा रहा है तो इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं, आरजेडी की जड़ें हिलाने की कोशिश है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लालू प्रसाद यादव के घर में कलह मची है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया है। इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की एकता और प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। पटना में पार्टी विधायकों की एक बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा, ये एक आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। मैं इससे निपटने के लिए मौजूद हूँ। बैठक में सर्वसम्मति से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर कई तरह के आरोप लगाए थे। अब इस मामले में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए संजय यादव और रमीज ने कहा है। ये दोनों तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं। रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। इस मामले में अब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा सुविधा को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। यह फैसला उन मामलों के बाद लिया गया है जिनमें भारतीयों को फर्जी नौकरी या किसी तीसरे देश में भेजने के झांसे में ईरान ले जाया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कई भारतीयों को रोजगार के झूठे वादों पर ईरान बुलाया गया, जहां पहुंचते ही उन्हें फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 22 नवंबर से भारत के साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए ईरान में प्रवेश या ट्रांजिट के लिए वीजा अनिवार्य होगा। पहले बिना वीजा जाने की सुविधा का अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। सरकार ने सलाह दी है कि भारतीय नागरिक ईरान यात्रा की योजना बनाने से पहले सावधानी बरतें और आवश्यक वीजा नियमों की जांच करें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया संस्थानों को कड़ी चेतावनी जारी की। सरकार ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें अब दोषी और फरार घोषित किया गया है, उनके किसी भी बयान को प्रकाशित या प्रसारित न करें। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी यानी NCSA ने सोमवार को जारी प्रेस रिलीज में कहा कि शेख हसीना के बयान हिंसा, अशांति या आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। एजेंसी ने कहा कि कुछ मीडिया संस्थान अभी भी हसीना से जुड़े बयान दिखा रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। NCSA ने मीडिया से अपील की कि कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत से उनको तत्काल सौंपने की मांग की। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन पर क्रूर दमन के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अगस्त 2024 से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही हसीना को ट्रिब्यूनल में उनकी गैर मौजूदगी में दोषी ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई है। इसी बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक औपचारिक पत्र में भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच 2013 के प्रत्यर्पण संधि के तहत यह अनिवार्य जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को किसी अन्य देश द्वारा शरण देना अत्यंत अशोभनीय कार्य होगा और न्याय के प्रति खुली अवहेलना होगा।
पत्र में जोर दिया गया है कि भारत को इन दोषियों को बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के फैसले को नोट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में सभी संबंधित पक्षों से रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की सियासत में हलचल बढ़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर बात हुई। इसके अलावा बैठक में भारत रूस 23वीं वार्षिक शिखर बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच 23वीं वार्षिक शिखर बैठक होने वाली है। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गजा शांति योजना के पक्ष में मतदान किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों को तैनात करने का प्रावधान शामिल है। इस घटनाक्रम ने वॉशिंगटन के 20 सूत्रीय योजना को आगे बढ़ाया है, जिसमें गजा में युद्ध विराम लागू करने, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोड मैप तैयार करने का प्रस्ताव है। ब्रिटेन, फ्रांस और सोमालिया सहित 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि किसी भी देश ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया। रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई। गजा में सत्तारूढ़ समूह हमास ने सुरक्षा परिषद के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। समूह ने कहा, यह संकल्प फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल है। ये गजा पर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप थोपने का प्रयास है, जिसका फिलिस्तीनी लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। हमास ने उस प्रावधान की कड़ी आलोचना की जिसमें सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार हमास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बल को गजा पट्टी के अंदर कार्य और भूमिकाएं सौंपना, जिसमें प्रतिरोध को निरस्त करना शामिल है, उसकी तटस्थता के खिलाफ है। ये एक तरह से गजा पर कब्जे की कोशिश है, जिसमें हमास के समूह से हथियार लेना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.